नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एएलपी के एएलपी के टॉप 25 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है? तो ये होता है वायु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वायु में जो है ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। और इसके बारे में देख लेते हैं। बात करें वायु में ध्वनि का वेग, तो ये 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और जल में ध्वनि का वेग होता है 483 मीटर पर सेकेंड। वही बात करें लोहा में, तो लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड। और कांच में बात करें तो कांच में होता है 5640 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तरंग जो है यह अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। और ध्वनि तरंग जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। तो ये फैक्ट को भी याद रखिएगा कि ध्वनि तरंग जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होने वाली हानि है। अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होने वाली हानि है, तो यह अस्थिर आपूर्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अस्थिर आपूर्ति जो है अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से जो है होने वाली हानि है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ऊर्जा जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा। बात करें परंपरागत ऊर्जा में, तो पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला को रखा जाता है। वही बात करें नवीकरणीय ऊर्जा में, तो इसमें सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा को जो है रखा जाता है। CO2 का मुख्य कारण जो है जीवाश्म ईंधन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि CO2 का मुख्य कारण क्या है, तो जीवाश्म ईंधन। और ग्लोबल वार्मिंग का जो है मूल्य कारण भी जो है CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक विद्युत रोधी नहीं है? इनमें से कौन एक विद्युत रोधी नहीं है? तो ये नाइक्रोम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाइक्रोम जो है यह विद्युत रोधी नहीं है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। नाइक्रोम जो है विद्युत का सुचालक होता है। नाइक्रोम जो है एक मिश्रित धातु है। विद्युत हीटर में जो है कुंडली में जो है नाइक्रोम की बनी होती है। तो इसको भी याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जाता है विद्युत हीटर की जो है कुंडली किसकी बनी होती है, तो ये नाइक्रोम की बनी होती है। नाइक्रोम जो है निकेल, क्रोमियम, जस्ता और आयरन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो ये की जाती है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संवेग बराबर जो है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। इसी के द्वारा जो है संवेग की गणना की जाती है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। संवेग जो है एक सदिश राशि है। और संवेग का होता है, यानी कि आपको जैसे पहले बता दिया, m इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी जो है यह संवेग का जो है समीकरण है। संवेग का SI मात्रक बात करें तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड होता है। और आवेग बराबर जो होता है बल इंटू समय अंतराल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। CnH2n, ये जो है एल्कीन का सूत्र होता है। चलिए तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो यह एल्कीन को जो है ओलिफिन भी कहा जाता है। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है एल्कीन और एल्काइन को रखा गया है। और बात करें बेंजीन का सूत्र, तो CnH2n
-6 ये जो है बेंजीन का है। और एल्केन का बात करें तो CnH2n जो है +2 जो है यह एल्केन का होता है। एल्काइन का बात करें तो CnH2n-2 यानी कि याद रखने का सिंपल फार्मूला क्या है, जिसमें +2 रहे लास्ट में तो उसको एल्कीन बोलेंगे, जिसमें -2 रहे एल्काइन बोलेंगे, और जिसमें जो है ना तो प्लस और ना ही माइनस रहे उसको एल्कीन बोलेंगे। तो इसको भी याद रखिएगा, ये याद रखने का जो है फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक है। किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारण कौन सा है? तो ये परमाणु आकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। परमाणु आकार जो है किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। थॉमसन के इस मॉडल को जो है तारबूज मॉडल कहा जाता है, और तारबूज मॉडल को जो है प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। रदरफोर्ड ने जो है परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया था। बहुत बार पूछा गया नाभिकीय मॉडल किसने दिया था, तो ये रदरफोर्ड ने। और बोर का परमाणु मॉडल को जो है क्वांटम सिद्धांत पर जो है आधारित है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? तो ये होते हैं लोहा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लोहा में जो है प्रतीक के लिए जो है 2 अक्षर शामिल होते हैं, जैसे कि F और E। Fe जो है यह लोहा का सांकेतिक चिन्ह है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। बात करें लोहा का तो जैसे कि F और E ये 2 है, ये 1 और 2। आयोडीन का I होता है तो इसमें एक ही होगा। कार्बन C होता है, इसमें भी एक ही। फ्लोरीन का F होता है, इसमें भी एक ही। सोडियम में 2 संकेतिक होता है, जैसे N और A। तो सोडियम का Na, और बिस्मथ का भी 2 होता है, Bi। और चांदी Ag, तो इसमें भी 2 होता है। और सोना Au, इसमें भी 2 होता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है सांकेतिक नाम, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी प्रक्षेपित होती है? तो ये 45 डिग्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 डिग्री के कोण पर अगर कोई भी वस्तु को हम फेंकेंगे तो वो सर्वाधिक दूरी जो है तय करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा बराबर कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा बराबर कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये होती है गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गतिज ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा को अगर माइनस कर देंगे स्थितिज ऊर्जा में तो हमारा गतिज ऊर्जा निकल जाएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा जो है 2 प्रकार के होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र जो है 1/2 mv²। बहुत जो है यह इम्पोर्टेंट सूत्र है, कभी कभी सूत्र भी पूछा जाता है। और वही बात करें स्थितिज ऊर्जा का तो mgh होता है। तो ये दोनों को भी याद कर लीजिएगा कि गतिज ऊर्जा जो है 1/2 mv² होता है और स्थितिज ऊर्जा जो है mgh होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज जल का उपयोग करके विखंडित होता है तो जो है इसका समतुल्य ऊर्जा क्या निकलती है? जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज जल का उपयोग करके विखंडित होता है तो इसका समतुल्य ऊर्जा क्या निकलता है? तो ये निकलता है 30.5 किलो जूल पर मोल। तो इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 30.5 किलो जूल जो है पर मोल जो है जब एटीपी के में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज जल का उपयोग करके विखंडित
होता है तो समतुल्य ऊर्जा निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? तो यह है डॉग फिश। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉग फिश जो है यह जो है मत्स्य वर्ग से संबंधित है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। मछलियां जो है लवणीय एवं मृदु जल में पाई जाती है और ये जो है अनियत तापी जीव है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसमें श्वसन जो है क्लोम द्वारा होता है और इसका हृदय द्विस्मी होता है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि मछली का हृदय जो है कैसा होता है, तो द्विस्मी होता है और ये जल में अंडा देने वाली वर्टिब्रेट है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान है? किस वर्ष न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होते हैं? तो ये 1864 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1864 में जो है यह पाया था कि जो है प्रत्येक 8वें तत्व के गुण जो है पहले तत्व के गुण के समान होते हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। डीएनए का पूर्ण वास्तविक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और यह गुण में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है। अनुवांशिक गुण वहन करता है और डीएनए में सूचना को जो है 4 रासायनिक आधारों जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन से बने एक कोड के रूप में संग्रहित किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, एक लेंस जिसकी पावर 2 डायोप्टर है, फोकस दूरी कितनी होगी? एक लेंस जिसकी 2 डायोप्टर है उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो ये होगी 50 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर अगर जिसकी 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक रॉकेटों में ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस की उत्सर्जन दर कितनी होती है? पारंपरिक रॉकेटों में ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस की उत्सर्जन दर कितनी होती है? तो ये होती है 4000 मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 4000 मीटर पर सेकेंड जो है पारंपरिक रॉकेटों में ईंधन दहन के फलस्वरूप जो है उत्सर्जित गैस की जो है दर होती है। और इसके बारे में देख लेते हैं। रॉकेट का ईंधन जो है प्रणोदक होता है। प्रणोदक जो है रॉकेट के ईंधन को कहा जाता है। प्रणोदक में तरल ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा कि प्रणोदक में जो है क्या क्या प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? तो ये जाइलम के द्वारा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जाइलम के द्वारा जो है पौधों में जो है हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जाइलम ऊतक यांत्रिक दृढ़ तापी प्रदान करता है। जाइलम का प्रायः कास्ट जो है वुड भी कहते हैं और फ्लोएम का मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा किए गए भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना। तो फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन को जो है पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना।
और जाइलम और फ्लोएम जो है ये दोनों जटिल अस्थाई ऊतक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि जटिल अस्थाई ऊतक जो है जाइलम और फ्लोएम होता है। इन दोनों ऊतक को जो है संवहनी ऊतक भी कहते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। जाइलम और फ्लोएम को जो है संवहनी ऊतक भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेपक वक्र होता है। किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेपक वक्र होता है तो ये होता है परवलय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। परवलय जो है यह किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेप वक्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम नंबर किसके मूल्य होते हैं। क्वांटम नंबर किसके मूल्य होते हैं, तो ये होते हैं संख्यात्मक मूल्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वांटम नंबर जो है यह संख्यात्मक मूल्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टरबाइन द्वारा बहने वाली पानी और हवा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जो है टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, और वही बात करें विद्युत सेल का तो यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वही बात करें मोमबत्ती का तो यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। बात करें माइक्रोफोन का तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। वही विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। और बात करें डायनमो को तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ये सभी फैक्ट को याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह में परागन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह में परागन होता है, तो ये होता है आवृतबीजी, जिसे कि एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आवृतबीजी जिसे कि एंजियोस्पर्म कहते हैं, उसमें जो पादप समूहों में परागन होता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। आवृतबीजी उप समूह के पौधे में जो है बीज फल के अंदर होता है, और इसी समूह में जो है पौधे में जड़, पत्ती, फूल, फल और बीज जो है सभी पूर्ण विकसित होते हैं। पौधे को जो है दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। थैलोफाइट जो है सबसे सरल पौधे का समूह है। तो इसको याद रखिएगा कि थैलोफाइट जो है सबसे सरल पौधे का जो है समूह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम किसमें ऑक्साइड के रूप में होता है। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम किसमें ऑक्साइड के रूप में होता है, तो ये होता है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के रूप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के रूप में जो है कोयला और पेट्रोलियम का दहन का परिणाम होता है। चलिए अब इसके बारे में देख लेते हैं। SO2 और NO2 गैस को जो है वर्ष जल में अभिक्रिया करके जो है अम्लीय वर्षा का निर्माण करता है। तो अम्लीय वर्षा में जो है कौन कौन सा गैस प्रयोग होता है, तो SO2 और NO2। तो इसको याद रखिएगा। कोक में जो है 80 से 85% कार्बन पाया जाता है। कोक में 80 से 85% कार्बन पाया जाता है। कोयला जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, और एंथ्रासाइड में सबसे अधिक 90 से 98% कोयला पाया जाता है। इसीलिए इसे जो है शुद्ध कोयला कहा जाता है एंथ्रासाइड को। तो इसको भी याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।